लगता है तूफान आने वाला है। दीदी, माँ पापा कब तक लौटेंगे? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। लगता है एडमिशन होते होते देर हो गई होगी। आशा के माँ पापा उसके छोटे भाई का इलाज कराने शहर गए हुए थे। घर में सिर्फ उसकी छोटी बहन और दादी थी। दादी अक्सर बीमार रहती थी। खांसी की दवाई तो खत्म हो चुकी है। पापा ने कहा था शाम को लौटते वक्त ले आएंगे। लेकिन दादी की खांसी तो बढ़ती जा रही है। तू दादी के पास रुक, मैं दवाई लेकर आती हूँ। लेकिन दीदी, इस वक्त ऐसे तूफान में? नहीं नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएंगी। चिंता मत करो दादी, मैं शाम से पहले लौट आऊंगी। संभल कर जाना दीदी। केमिस्ट की दुकान घर से बहुत दूर नहीं थी, लेकिन रास्ते में आने वाला बांस का जंगल रास्ते को लंबा और डरावना बना देता था। बारिश अब थोड़ी तेज होने लगी थी। ओह, इस बारिश को भी अभी तेज होना था। मुझे थोड़ी जल्दी करनी होगी, नहीं तो लौटते लौटते शाम हो जाएगी। गांव के एक छोर में केले के पेड़ों की खेती थी। वह वहां से गुजर ही रही थी कि तभी आशा चौंक कर पेड़ों की तरफ देखती है। आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी थी। पेड़ों के पीछे से एक परछाई बाहर आती है। चाचा जी, आप इस वक्त? बड़े साहब ने बुलावा भेजा है, कोई जरूरी काम है। अभी शहर के लिए निकलना पड़ेगा। पर तुम इतनी आंधी तूफान में कहाँ जा रही हो? दादी की दवाई खत्म हो चुकी है, वही लेने जा रही हूँ। क्यों, प्रकाश घर में नहीं है क्या? वो चला जाता। मम्मी पापा दोनों छोटू को लेकर शहर गए हैं। अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, तो साथ चलते हैं। मैं वहां से शहर के लिए निकल जाऊंगा और तुम दवाई लेकर वापस आ जाना। लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखना, अकेले मत लौटना। कोई अगर मिले तो उसके साथ ही आना। ये सुनकर आशा थोड़ी सहम गई। धीरे धीरे वो दोनों आगे बढ़ते हैं। दूर खेतों में खड़ा हुआ बिजू का इस तूफान में ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो उन दोनों को घूर रहा हो और किसी अनहोनी घटना के बारे में चेतावनी दे रहा हो। आखिरकार वे बांस के जंगल के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। दोनों कुछ देर रुककर जंगल की तरफ देखते हैं। अब वो दोनों जंगल के अंदर थे। चारों तरफ बांस के घने लंबे पेड़, कहीं से भी हल्की रोशनी आने की जगह नहीं। जब बांस के पेड़ एक दूसरे से टकराते तो ऐसा लगता जैसे कोई धीमे धीमे हंस रहा हो। ऊपर से बारिश की बूंदें जब जब बांस के पेड़ों पर गिरती, तब तब उनकी खोखली टहनियों से उठती टप टप की आवाज़ जंगल में एक अजीब सिहरन भरी गूंज फैला देती, मानो अंधेरे में कोई सांस ले रहा हो। कुछ देर चलने के बाद वो दोनों जंगल से बाहर निकल चुके थे। अच्छा आशा, मैं अब निकलता हूँ। संभल कर जाना, मेरी बात का ध्यान रखना।
ये लो दवाई है। अब तुम घर वापस कैसे जाओगी? बारिश तो बहुत तेज हो रही है। मेरी मानो थोड़ी देर यहीं रुक जाओ, जब बारिश थम जाए तब चली जाना। नहीं चाचा, मुझे इसी वक्त निकलना होगा, नहीं तो रात हो जाएगी। मैं चली जाऊंगी। ये कहकर आशा वहाँ से निकल जाती है। आशा अब बांस के जंगल के सामने खड़ी थी। अरे, इतना पानी भर चुका है, घर को जाने वाला रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। कुछ देर सोचने के बाद आशा ने अपना मन बना लिया। अब यहीं खड़े होकर सोचती रहूंगी तो रात हो जाएगी। मुझे किसी भी हाल में घर पहुंचना होगा। ये कहकर वो धीरे धीरे पानी में उतर जाती है। पानी एकदम काला दिखाई दे रहा था। नीचे की जमीन पूरी तरह ढक चुकी थी। आशा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। चलते चलते वो जंगल के सबसे घने हिस्से में पहुंच गई। नीचे ठहरा हुआ पानी, ऊपर धुंधले चांद तारे और बीच में आसमान छूते बांस के पेड़ों पर गिरती बारिश। हर बूंद जैसे किसी अनजानी मौजूदगी की आहट दे रही थी। बारिश अब ज्यादा तेज होने लगी थी। तभी पीछे से किसी की चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। आशा, आशा पीछे मुड़कर देखती है और हैरान रह जाती है। माँ, तुम? मैंने तुम्हारे आने की आहट सुनी नहीं। मैं तो कब से तुम्हारे पीछे पीछे चल रही थी। मैंने तुम्हें आवाज भी लगाई, पर तुमने सुना नहीं। चलो, अब घर चलते हैं। माँ को देखकर उसकी घबराहट थोड़ी कम हो जाती है और दोनों घने जंगल के बीच आगे बढ़ते हैं। बारिश अब ज्यादा तेज होने लगी थी। पानी का स्तर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। ठंडी हवा के झोंके हड्डियों में कंपी पैदा कर रहे थे। कुछ देर तक सब सामान्य था, लेकिन अब आशा को कुछ अजीब महसूस होने लगा था। ये अचानक माँ को क्या हुआ? इतनी चुपचाप क्यों है? छाती के नीचे भी नहीं आ रही। एक बार फिर पूछती हूँ। माँ, भीग जाओगी, मेरे साथ चलो, तबीयत बिगड़ जाएगी आपकी। माँ जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? कुछ देर बाद आशा की माँ एक छोर की तरफ मुड़ती है। आशा ये देखकर रुक जाती है और पीछे से आवाज लगाती है, माँ, उस तरफ क्यों जा रही हैं? घर का रास्ता तो इस तरफ है। उस रास्ते पर ज्यादा पानी भरा होगा, हम नहीं जा पाएंगे। इस रास्ते से हम घर जल्दी पहुंचेंगे। मेरे साथ चलो, देर मत करो। ये सुनकर आशा थोड़ी चौंक गई। लेकिन घर आने जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है। उसी वक्त पीछे से एक धीमी आवाज आती है, आशा, रुक जाओ बेटा, मत जाओ। ये किसकी आवाज है? कौन बुला रहा है मुझे? आशा, किसी भी आवाज पर ज्यादा ध्यान मत दो। ये जंगल है, ये तुम्हें भ्रम में डाल रहा है। रुकना मत, मेरे साथ चलो। पीछे से आवाज और करीब आने लगती है। आशा। तभी आशा पूछती है, माँ, पापा और छोटू कब तक लौटेंगे? दोनों कल सुबह तक वापस आ जाएंगे। आज स्कूल में कुछ ज्यादा ही समय लग गया, इसलिए उन्होंने मुझे जाने को कहा। यह सुनकर आशा के कदम रुक जाते हैं। क्या
हुआ? रुक क्यों गई? जल्दी चलो। कौन हो तुम? क्या हुआ आशा? ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। चलो आओ। नहीं, तुम माँ नहीं हो सकती। अगर तुम माँ होती तो पता होता कि पापा छोटू का इलाज कराने शहर गए हैं, ना कि स्कूल के एडमिशन के लिए। कौन हो तुम? यह देखकर आशा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह समझ चुकी थी कि वह उसकी माँ नहीं है। वह आकृति लगातार हंसती रहती है और अचानक उसका शरीर धुएं की तरह बिखरने लगता है। अगले ही पल वह हवा में गायब हो जाती है। चारों ओर फिर से सन्नाटा छा गया। सिर्फ बारिश की बूंदें और बांस के पेड़ों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। आशा ने हिम्मत जुटाई और कांपते हुए आगे बढ़ने लगी। पानी एकदम ठंडा था। उसके चलने की रफ्तार अब धीमी पड़ चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई उसके पैरों को नीचे से जकड़े हुए हों। वह हर कदम बहुत संभल कर रख रही थी। तभी जंगल के किसी अंधेरे कोने से वही हंसी फिर सुनाई दी। आशा रुक गई। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके पीछे अंधेरे में कुछ हिलने लगा। वह डर कर पलटी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अचानक बिजली चमकी और उसकी रोशनी में वह आकृति आशा के ठीक सामने खड़ी दिखाई दी। आशा की चीख निकल गई। उसी पल एक तेज हवा का झोंका आया। आशा की आंखों की घबराहट धीरे धीरे गायब होने लगी। उसका चेहरा भावहीन हो गया, मानो उसका शरीर अब उसके अपने नियंत्रण में ना हो। वह आकृति मुड़ी और जंगल के गहरे अंधेरे की ओर बढ़ने लगी। कुछ देर बाद आशा भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। बारिश लगातार बरस रही थी और बांस के जंगल के भीतर उनकी परछाइयां धीरे धीरे अंधेरे में खोती चली जा रही थीं। अभी आशा, रुक जाओ बेटा, मत जाओ। आशा, होश में आओ बेटा। वो आशा की असली माँ थी। उनके गले में हनुमान जी का लॉकेट था। आशा, होश में आओ बेटा। देखो मैं हूं। आशा, होश में आओ। आशा, होश में आओ। आशा जैसे किसी निर्जीव वस्तु की तरह खड़ी थी। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। तभी माँ, वो माँ को देखकर रोने लगी, जैसे उसे लगा था कि अब वो नहीं बच पाएगी। डरो मत बेटा, अब सब ठीक है। अब सब कुछ सामान्य था। बारिश भी थोड़ी धीमी होने लगी थी, लेकिन उस रात बांस के जंगल का अंधेरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था।